सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए जूम वेबिनार पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जुड़े हुए सभी हमारे सीनियर और जिम्मेवार साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। चर्चा हो रही है कि हमें हमारी संख्या क्यों कम होती जा रही है। तो संख्या जो कम हो रही है उसके 3-4 कारण मेरे दिमाग में है। पहला कारण तो ये है कि प्रॉपर जो कॉलिंग पहले सेंटर ऑफिस से होती थी वो अब नहीं हो पा रही है। सेंटर ऑफिस में पहले मैं 2 घंटे 3 घंटे जरूर बैठता था और जिन जिन की ड्यूटी लगी थी उनके रजिस्टर चेक करना, उनका काम चेक करना और उनको फिर टारगेट दे देना कि भाई आपको कम से कम 100 लोगों से बात करनी है। केवल मैसेज बना के व्हाट्सएप पे छोड़ देने से ही काम नहीं चलेगा। तो वो काम वास्तव में लूज हुआ है। मेरे थोड़ा बाहर रहने की वजह से और समय न देने की वजह से मुझे प्रॉपर ये सूचना है कि केंद्रीय कार्यालय से जो हमारी प्रॉपर जो सूचना होती थी, कॉलिंग होती थी, वो बड़ी उसमें गिरावट आई है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण बाबूजी GS बौद्ध साहब ने जो भी कहा, मैं उनकी बात से भी 100% सहमत हूँ कि जो हमारे सीनियर साथी हैं या पुराने साथी हैं तो उनको भी बड़े पैमाने पर कॉल करके या उनसे चर्चा करके उनको भी हमें जितना जिम्मेवारी देनी चाहिए और जितना उनको निवेदन करना चाहिए ये भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सच भी हमको स्वीकार करना चाहिए। तीसरा कारण है कि जो सांची का प्रोग्राम है तो थोड़ा बड़ा सभी पे टारगेट है। तो जिन्होंने टारगेट नहीं किया है या जो अभी तक उस काम में नहीं लगे हैं तो बड़े पैमाने पर वो भी जुड़ने से बच रहे हैं। जुड़ने से बच रहे हैं कि कहीं हमसे पूछ ना लिया जाए। तो ये 3 कारण मेरे दिमाग में है जो मैंने आप लोगों के बीच में स्पष्ट किए। पहला कारण प्रॉपर कॉलिंग सेंटर ऑफिस से नहीं हो रही है। दूसरा कारण ये भी ठीक है जो बाबूजी ने कहा है कि जो हमारे सीनियर साथी थे तो उनको जितना एक्टिवेट हमको रखना चाहिए वो हम नहीं रख पा रहे हैं। इस बात में भी कोई दोहराए नहीं है, ये भी सही है। और तीसरा सांची का प्रोग्राम जैसा मैंने आपको बताया ही तो ये कारण है और मैं समझता हूँ कि कम संख्या के ये पर्याप्त कारण है। ज्यादा और कोई कारण खोजने की हमें जरूरत नहीं है। और इन कारणों के समाधान के लिए मैं भुवनेश्वर में था तो मैंने अपने दूसरे साथियों से बात की कि भाई 2-3 लोग और नए लाओ। तो हमें नया स्टाफ 2-3 लोगों का और बिठाना है कॉलिंग के लिए। उसे हमें कॉलिंग करवानी है जिससे हमारी जो एक मैसेज जाता है वो कमजोर ना पड़े। तो कल हम उनका मैं आज आगरा में आ गया हूँ। सुबह भुवनेश्वर से चला था फ्लाइट से, दिल्ली आ गया, दिल्ली से ट्रेन पकड़ के आगरा आ गया। अभी आगरा से बात हो रही है तो कल हम उनसे बात करके ठीक करें। और अब कुछ साथियों को जिम्मेवारी अपने कंधों पे ज्यादा लेनी चाहिए। सेंटर ऑफिस आगरा में बन गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आगरा के लोगों की ही जिम्मेवारी है। जो सीनियर साथी हैं, जिम्मेदार साथी हैं, रिटायर साथी हैं, वो ज्यादा न करें तो 10-10 दिन का, 15-15 दिन का समय सेंटर ऑफिस में दें। सेंटर ऑफिस में दें और हम उनके लिए एक बंदा रख देंगे खाना बनाने के लिए। समय से चाय नाश्ता खाना उनको मिलेगा, रहने की व्यवस्था है
और जो स्टाफ है उसको सुपरविजन करें, उनसे काम लेना शुरू करें। और जो गलतियां हमसे हो रही हैं, जो सीनियर साथियों को हम नहीं समेट पा रहे हैं या उनसे ज्यादा हम बातें नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम उनकी भी ड्यूटी है। ये केवल अकेले आगरा की ड्यूटी या धर्म प्रकाश की ड्यूटी नहीं है, सबकी ड्यूटी है। तो आप लोग ऐसा बनाए कि कभी भाई 15 दिन के लिए फला साथी बैठे सेंटर ऑफिस में रहे, काम धंधा कोई नहीं करना, केवल रजिस्टर खाते बने वहां बैठो और जो जो याद आता जाए उनसे बातचीत करो, उनको जय भीम नमो बुद्धाय करो, कार्यक्रम बताओ और स्टाफ से काम लो। देखिए ये स्टाफ जो है तो इसको तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह वाला आदमी जब तक ठीक से काम नहीं करता तब तक उससे कोई काम लेने वाला ना हो। जब तक कोई उनके सुपरविजन करने वाला ना हो, उनसे काम लेने वाला ना हो, काम करते नहीं है। तो एक ये है कि उसके लिए हमें करना चाहिए। दूसरा ये है कि जहां जहां हमारे जिम्मेवार साथी निकल आए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में निकल आए हैं, कुछ उड़ीसा में निकल आए हैं, गुजरात में भी हमारे हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, अभी बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो वहां भी मैं चाहता हूं कि यदि अपना ऑफिस आप लोग रेंट वगैरह का लेके नहीं चला सकते हैं, तो किसी भी जिम्मेवार साथी के घर में ही, जिसका घर ठीक हो, थोड़ा सा कोई एक रूम हो, ड्राइंग रूम हो या बाहर बैठक रूम हो, जिसमें 10 लोग बैठ सकते हो, 10 कुर्सियां पड़ सकती हो, तो वहां आप लोग कैंप कार्यालय चलाना शुरू करो। कैंप कार्यालय चलाना शुरू करो और अपने अपने राज्य का जितना भी दस्तावेज है, रिकॉर्ड है, लोगों के नाम है, टेलीफोन नंबर है, तो वो सब सेंटर ऑफिस से आप ले लो, आपको हम दे देंगे। तो वहां जो हमारे रिटायर पर्सन है, जो मूवमेंट के साथी हैं, तो उनको भी उधर बिठा लो और वो ज्यादा ना कर सकें, तो जैसे भी 10 जोन हम लोगों ने बनाए हैं, तो 10 जोन में अगर 10 कैंप कार्यालय भी बन जाएं और वहां एक एक व्यक्ति की ड्यूटी लग जाए, तो उसके जोन में जितने भी स्टेट है, जैसे मैं एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, हमारा एक जोन है जम्मू कश्मीर का, उसमें पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख मिला के 5 स्टेट है। तो 5 स्टेट के बीच के जो हमारे साथी हैं उनको कांटेक्ट करें और जितने साथी नए से नए और जोड़े जा सकते हैं तो वो जोड़ने के लिए प्रयास करें। अकेले सेंटर ऑफिस पर ही डिपेंड ना करें, इस काम का बंटवारा होना चाहिए। जैसे दूसरा हमारा जोन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तो इसका एक कोई कैंप कार्यालय एक जगह बन जाए, मध्य प्रदेश में बन जाए, राजस्थान में बन जाए, हरियाणा में बन जाए, दिल्ली बन जाए, और वहां किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाए जो केवल ये 4 स्टेटों को ही वो कोऑर्डिनेट करे और उसकी जिम्मेवारी रहे कि मेरे जोन में जो 4 स्टेट है उससे कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग हम कलेक्शन कर रहे हैं, कितने लोग हम बसों की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग हम रेल के रिजर्वेशन करा रहे हैं, XYZ जो भी गतिविधियां हैं उनको वो कंडक्ट करें और उसका ध्यान रखें। ऐसे करके हम 8, 9, 10 जोनों में भी ये सिस्टम हमको कम से कम सांची के प्रोग्राम के बाद जरूर लागू कर देना चाहिए, जिससे काम का बंटवारा हो जाए, उसका थोड़ा विस्तार हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं और शेष ये है कि लंबे समय तक जब कोई प्रोग्राम चलता है तो कुछ लोग बोर होने लगते हैं कि साहब रोज वही बातें होनी है, रोज यही चर्चा होनी है, तो इस तरह से भी कुछ लोगों में इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन संगठन का जो काम है, संगठन के जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं, जो उसको लीड करने वाले लोग हैं, वो हमेशा ये सोचें कि जो व्यक्ति आज हमारे साथ है, ये जरूरी नहीं है कि ये लंबे समय तक भी हमारे साथ रहेगा। ये संगठनों में होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, चाहे जैसा भी संगठन हो, सारे संगठनों का ये नेचर है, ये प्राकृतिक नेचर है कि आज अगर आपके साथ जो 100 लोग काम कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि 100 लोग अगले 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक आपके साथ रहेंगे।
उनमें से काफी संख्या में लोग कुछ लोग निराश होते जाएंगे, कुछ लोग बूढ़े होते जाएंगे, कुछ लोग और किसी परेशानी के कारण हो जाएंगे, कुछ में घर में बेटे बड़े हो गए, लड़की की शादी करनी है, अनेक पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं जिनके कारण वो आपकी संख्या में कमी आती चली जाएगी। इसलिए हमेशा आप ये मानकर चलिए कि अगर आज हमारे साथ 10 लोग काम कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट वीक तक उनकी संख्या 12, 14, 15 करनी है, नेक्स्ट मंथ तक। फिर अगले मंथ में हमको 10-15 और नया खोजना है, अगले मंथ में हमको 10-15 और नए खोजने हैं। तो ये बीज जैसा सिस्टम है, एक बार हमने बीज डाला है तो वही बीज हर वर्ष अंकुरित नहीं होगा, हर वर्ष हमको नए नए बीज डालने पड़ेंगे। तो ये संगठन का है, क्योंकि मुझे 30-35 वर्षों का संगठन का तजुर्बा है, तो मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूँ। तो अगर हमने ये सोच लिया कि भाई हमारे पास तो 100 लोगों की जरूरत है, 100 लोग है ही है, अब हमको नए लोगों की खोज नहीं करनी, या नए लोग हमें नहीं तलाशने, या नए लोगों को हमें उनका ब्रेन वॉश करके कैडर के माध्यम से नहीं तैयार करना है, तो ये हमारी भूल है। फिर हमारा जो मूल धन है उसमें से घटोतरी होती जाएगी, धीरे धीरे करके होती जाएगी। लंबा समय चलते चलते कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं, कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, अनेक कारण होते हैं, ज्यादा कारणों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं, और अभी हमें जो विशेष ध्यान देना है, एक मैं निवेदन और कर दूं कि कोई ऐसा तय नहीं है कि सेंटर ऑफिस आगरा में ही चलेगा। यदि भोपाल में जिम्मेदार व्यक्ति निकल सकते हैं जो ऑफिस चला सकें, तो भोपाल में भी सेंटर ऑफिस खोला जा सकता है। यदि दिल्ली में निकल सकते हैं जिम्मेदार साथी, तो दिल्ली में भी खोला जा सकता है। आगरा कोई उसका कोई ऐसा रजिस्ट्री नहीं है कि वो आगरा में ही दफ्तर रहेगा। जहां से भी हमें अच्छे लोग मिल जाएं, जहां से भी हमें उसको ठीक नेतृत्व दे सकें, ठीक ढंग से उसका सिस्टम हम चला सकें, तो ये हमको करना चाहिए। क्योंकि हम जब वामसेफ और बीएसपी में काम करते थे, तो वामसेफ के समय ही हमारा आगरा में ऑफिस बन गया था। तो उसमें भी हम लोग बीएसपी तक उस ऑफिस में, रेंट का ऑफिस था, किराए का, तो उसमें भी हम ये खोज करते रहते थे नए नए लोगों की। हमारे जो वामसेफ के साथी थे वो भी नए नए लोगों को जोड़ते रहते थे। और ये रहता था, कुछ पुराने लोग थक जाते थे, घर बैठ जाते थे, या उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का वजन ज्यादा आ गया, या बच्चों की शादी विवाह का वजन ज्यादा आ गया, तो वो अपेक्षा जितना पहले सहयोग करते थे, अपेक्षा जो जितना पहले वो मदद करते थे, उतना मदद नहीं कर पाते थे। लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए हमें रोज रोज प्रत्येक दिन नई खोज करते रहना चाहिए। इसी तरह से जो वामसेफ की यूनिट थी, तो वो प्रत्येक 30 दिन का चार्ट बनाते थे कि फला दिन फला बाबूजी की ड्यूटी रहेगी, सुबह ऑफिस खोलेंगे 9 बजे और शाम को 9 बजे बंद करेंगे। एक सेक्रेटरी रहता था, एक सचिव भी रहता था जिसको तनख्वाह देते थे, लेकिन इसके साथ साथ एक व्यक्ति की जिम्मेदार की जरूर ड्यूटी रहती थी। तो जो रिटायर पर्सन थे वो तो अपना एक दिन की जगह क्या, वो तो रोज ही आ जाया करते थे। और जो नौकरी सर्विस वाले थे, तो वो अपने जिस दिन की छुट्टी रहती थी, तो उस दिन का समय मांग लेते थे कि भाई मेरी ड्यूटी आप फला दिन छुट्टी है, उस दिन लगा दीजिए, या वो छुट्टी लेते लेते जो भी करते थे। तो ऑफिस को अगर चलाना है और सिस्टम से चलाना है, तो 3-4 लोगों पे छोड़ दो तो 3-4 लोगों की मोनोपोली बन जाती है। वो एक ग्रुपिजिंग कर लेते हैं, और फिर अपने हेड लीडर को भी वो मिसगाइड करते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं। तो जब तक कोई जिम्मेवार व्यक्ति उनके बीच में नहीं बैठेगा और उनका सुपरविजन नहीं करेगा, तब तक अपेक्षा के अनुसार उनसे भी वर्क नहीं लिया जा सकता, और कहीं ना कहीं
मिसगाइड से भी बचा जा सकता है। और वो सामूहिक रूप से हो जाता है कि कभी कोई साथी बैठे, कभी कोई बैठे। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी उनको प्रशांत जी को भी अपने एमआर प्रशांत साहब को मैं लाया था पहले 5-6 दिन, हमने उनको वहां रोका, लेकिन चलिए बाद में बात करेंगे। मुझे नहीं लगा कि वो सेंटर ऑफिस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जब वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है, चलो आप जाओ क्षेत्र में लगो। उनका मैंने टिकट करा दिया और उनको फिर क्षेत्र के लिए विदा कर दिया। तो ये सारी बातें हैं। हमें अब चूंकि काम बहुत तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है, अपेक्षाएं भी साथियों की बढ़ रही हैं, और इसको इस समय बनाए रखना आरवीएम की मेहनत से, आप लोगों की मेहनत से जो कॉन्फिडेंस पब्लिक में पैदा हो रहा है, अम्बेडकर अनुयायी में पैदा हो रहा है कि भाई आरवीएम से कुछ उम्मीद की जा सकती है कि हमारे आने वाले मिशन का फ्यूचर यहाँ सिक्योर हो सकता है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जब इतनी उम्मीदें समाज में आरवीएम के प्रति बढ़ रही हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारियां भी निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रहे थे, और आपने देखा होगा कि पिछले 10-12 वर्षों से काफी काम हमारे साथियों ने किया, मैंने तो नहीं किया, मैं तो पर्दे के पीछे ही था। 800 एक हजार लोगों का 5-5 दिन का शिविर आगरा में हुआ है। लेकिन उनमें से 99% लोग मुझे आज नजर नहीं आते, कहीं नजर नहीं आते। और मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि भाई ये छत्तीसगढ़ में इतने लोग थे, ये फला जगह इतने लोग थे और आते थे और काफी डायरियां लिखते थे। और हमारे आचार्य जी इंजीनियर किशोर साहब बौद्ध, उनको 10-10 दिन तक उनको प्रशिक्षण देने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो नहीं वो नजर आ रहे हैं, कारण क्या हो सकते हैं हमें नहीं मालूम। तो ये सारी बातें हैं, और इसके लिए भी मैंने आरसी धीमान साहब से भी निवेदन किया था कि देखिए, जो पारिवारिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति है और सरकारी नौकरी के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति है, उसके सामने अनेक परेशानियां होती हैं, अनेक कारण होते हैं। परिवार में व्यक्ति है तो विवाह है, शादी है, लगन है, टीका है, और घर में रिश्तेदार आ गए, या यार दोस्तों का किसी का फंक्शन है, 100 काम होते हैं। तो मैंने उनको भी निवेदन किया था कि आप 2 अपने असिस्टेंट और तैयार कर लो, तो आप 3 का एक पैनल बना लो, तो वो संविधान वाचन पैनल हो जाएगा। तो जिस दिन आपके पास टाइम नहीं हो, ऑफिस का काम हो, दफ्तर का काम हो, तो आप अपने असिस्टेंट की ड्यूटी लगा दो कि भाई आज मैं नहीं जुड़ पाऊंगा या मैं समय नहीं दे पाऊंगा, तो उनको तैयारी करा दो 10 मिनट में, 5 मिनट में गाइडलाइन दे के, तो उस दिन फिर वो वाचन करेंगे। तो ये जो कड़ी हमारी कभी कभी टूट जाती है, तो ये कड़ी भी हमारी नहीं टूटेगी। ठीक इसी प्रकार से बुद्ध और उनका धम्म के वाचन का भी हमको एक 4-5 लोगों का, परफेक्ट लोगों का पैनल तैयार करना होगा जिनका एक्सप्लेन बहुत अच्छा हो, जिनकी वाणी में मिठास हो, और जिसके शब्द क्लियर हो, स्पष्ट हो, जिससे लोगों की समझ में बात आए, इंप्रेशन जाए, लोग प्रभावित हो। देखिए, प्रवचन करना इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस प्रवचन का प्रभाव होना। जो लोग ऑडियंस में होते हैं, जो लोग सुनते हैं, वो उसके दिल पे वो बात लगती है कि नहीं लगती है, उसके दिमाग को वो बात छूती है कि नहीं छूती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सप्लेन करना, बात का प्रस्तुतिकरण, शब्दों का स्पष्टीकरण और प्रभाव बनाना, ये बड़ी बात है। तो ये सारे काम अब हमें करने पड़ेंगे, और हमें एक धम्म प्रचारक का भी अब पैनल बनाना पड़ेगा, और एक आचार्यों का भी अब पैनल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी तेजी से बुद्धिज्म की ओर अब लोगों का झुकाव हो रहा है। बड़ी तेजी से बुद्ध धम्म के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है।
अब लगाव बढ़ रहा है तो फिर उनको तृष्णन, पंचशील, अष्टांग मार्ग, सभ्य सत्ता, कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो देनी ही पड़ेगी। और घर में जो संस्कार हैं, गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, लगन का संस्कार, शादी का संस्कार, अंतिम संस्कार, तो ये संस्कारों के लिए भी अब हमें एक आचार्यों का पैलन बनाना होगा जो अपने ही उपासकों को ट्रेंड करें, उनको ट्रेंड करें कि भाई आपका या कोई छोटी किताब बना ले कि भाई ये गर्भ संस्कार के समय आपको ये पढ़ना है, ये वाले श्लोकन पढ़ने हैं, इसी तरह से सबका कर लें। तो ये सब करें आप लोग, ये करेंगे हम सब लोग मिलजुल के करेंगे सांची के प्रोग्राम के बाद। और अब समय बहुत कम बचा है और मेरी उनसे भी बात हो रही है, उनको टेंट वालों को एडवांस देना है, तो सारे लोगों को एडवांस मांग रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो सार्वजनिक काम होते हैं, इसमें काम करने वाले को ये डर ज्यादा लगता है कि काम खत्म हो जाएगा तो मेरा पैसा नहीं मिलेगा मुझे। इसलिए जिससे भी आप बात कर रहे हैं, हमारे कमलेश दौरे साहब बात कर रहे हैं, हमारे वो मुकेश बौद्ध सांची वाले बात कर रहे हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि सर सबका कहना यह है कि 50% एडवांस दो। जैसे भी टेंट वाले का कुछ काम का उसने एस्टीमेट दिया है 8 लाख से 8.5 लाख का, तो वो कह रहे हैं कि 50% हमको सब एडवांस दो और 4 दिन पहले 3 दिन पहले हमें फुल पेमेंट चाहिए। उनकी भी ये मजबूरी है। ये मजबूरी क्या है कि राजनीति में, सामाजिक में, धार्मिक में जो लोग रहे हैं, पिछले लोग जो रहे हैं, उन्होंने हमेशा लोगों का पैसा दबाया है, लोगों का पेमेंट किया नहीं है। तो वो एक कहावत है ना कि जो आदमी दूध से जलता है वो मठाक को भी फूंक कर पीता है। तो अब हम हमारे लिए, हम भी उनके लिए नए हैं, हम भी नए हैं, हमारे लोग भी नए हैं, उनके साथ उनका कोई बहुत अच्छा हैंडल नहीं। जैसे आगरा है, तो आगरा में तो हम किसी को पैसे दें या ना दें, सिर्फ जितना ऑर्डर कर दें लोग लगा देते हैं, क्योंकि वो हम वाम से DS4 और BSP के माध्यम से काम कराते रहे, तो लेन देन हमारा क्लियर है, गुडविल ठीक है मार्केट में। तो एक बार पैसा हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, लेकिन बाहर तो ऐसा नहीं चलता। तो ये सब है। मैं भी अब 1-2 दिन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ वहीं सांची विदिशा में। तो ये सारी बातें रहेंगी। तो मास्टर बादल सिंह बहुत साहब ने मेरे लिए कहा कि साहब को 10 मिनट का टाइम दे दो, तो मैं बोलने का नहीं था, मेरे को सुनना ही सुनना था बस। लेकिन यही 2-3 कारण है। एक कारण यह है कि वास्तव में कॉलिंग जैसे पहले हो रही थी सेंटर ऑफिस से, वैसे नहीं हो रही है। बाबूजी GS बौद्ध जी का जो सुझाव है उससे भी मैं सहमत हूँ। वो भी हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि भी हमारे सीनियर लोग बहुत जल्दी हमसे ना छूट जाए। हमें कम से कम एक बड़ी कोशिश जरूर करनी चाहिए कि वो हमसे छूट ना पाए। फिर भी छूटते हैं तो मजबूरी है। तो ये सब है। तीसरा है अपना सांची प्रोग्राम का, तो कुछ लोग कन्नी काट रहे हैं कि हम सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे तो कहीं हमसे पूछ ना लिया जाए, इससे भी डर रहे हैं लोग। चलिए, ये अग्नि परीक्षा है, ये सांची का प्रोग्राम अग्नि परीक्षा है। और इसमें से जैसे दूध होता है ना, 500 किलो दूध, उसको जमाते हैं, दही बनाते हैं, दही बनाकर फिर उसमें रई चलाते हैं, रई चला के नोनी निकलती है, नोनी को फिर आग में रखते हैं, तो उसमें से फिर देसी घी निकलता है। तो 100 किलो में से जब ऐसा करते हैं तो 5 किलो 10 किलो निकलता है घी। 100 किलो दूध को अगर हम दही बना के और उसको रई चलाते हैं, तो मेरे ख्याल, कॉमन सेंस बोल रहा हूं मैं, मुझे तजुर्बा नहीं, 100 किलो दूध में से वह मुश्किल से 5 किलो या 10 किलो घी, देसी घी निकलता होगा। तो हमारा भी ये एक्सरसाइज है, ये सांची प्रोग्राम RVM का भी एक्सरसाइज है। कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में। 30 अप्रैल और 1 मई के बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि भाई कितना देसी घी निकला, कितना मठा निकला। मठा एक साइड हो जाएगा,
देसी घी एक साइड हो जाएगा, फिर दोबारा से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। काम जिंदगी भर तक यही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। लगभग सभी लोग देख रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं है क्योंकि ट्रैवल करके आए हैं, और आपके द्वारा मैं समझता हूं और सारे लोगों को भी ये विश्वास है कि जो भी आपने जो बातें बताई हैं वो 100% सही साबित होती हैं। और आपने अपने पुराने राजनीतिक संगठन में काम किया है, ये अपने अनुभव से भी हम सभी लोगों को मार्गदर्शन किया है आज। और हम सभी साथी, जितने भी साथी सुन रहे हैं, वो सब समझ गए होंगे आपकी बातों को। और क्योंकि समय भी हो गया है, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, अगर कोई और आदेश हो तो सर मुझे कृपया करके बताएं। जी योगेश साहब, बहुत बहुत साधुवाद। एक और कारण साहब ने नहीं बताया जानबूझकर, हमारी जो रिन्यूअल है केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की, हर महीने 1000 रुपये जमा करने की, वो भी कार्यालय में मुझे लगता है नहीं जमा हो पाई है सभी कार्यकारी सदस्यों की। तो उस वजह से भी हम वहाँ कॉलिंग पर बिठाने के लिए सोच नहीं पा रहे हैं कि बिठा रहे हैं कि नहीं बिठा रहे हैं, उनके लिए वेतन कहाँ से देंगे। ये भी एक कारण साहब ने नहीं बताया। मैं बताना चाहता हूँ कि जिन साथियों का 1000 देने का कार्यकारिणी का प्रत्येक माह का जो है नियम, वो नियम भी हम थोड़े बीच में अनुशासित तरीके से नहीं करा पाए, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मेरा कार्यकारिणी के सदस्यों से भी अनुरोध है कि प्रति माह 1000 रुपये हम वो भी कराते रहें। वो भी एक बड़ा फैक्टर है, सामने नहीं कहा लेकिन मैं कह रहा हूँ, उससे बहुत काम प्रभावित हो रहा है। और आज का बीच में ये लंबे समय तक ऐसे मोटिवेशन और सबकी नब्ज को टटोलना, अपने गिरेबान में झांकना, ऐसा होना चाहिए हर महीना इस प्रकार की पूछताछ। नहीं तो ऐसा चलेगा कि आरबीएम सेंटर कार्यालय कार्यकारिणी या संस्थापक या कार्यकारी अध्यक्ष जबरदस्ती हम लोगों पर थोप रहे हैं। हम तो उनके मर्यादा की वजह से, उनके मान सम्मान की वजह से जुड़ जाते हैं, वैसे इच्छा हमारी कतई नहीं है। इस प्रकार की भावना कार्यकर्ताओं में न जाए, इसलिए सभी साथियों के मन की बात जानना भी बहुत जरूरी है। यही संसदीय कार्यप्रणाली है। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। इसका मैं शॉर्ट वीडियो आपके मोटिवेशन का डालूंगा। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि लगभग 1000 साथियों तक ये मोटिवेशन पहुंचना चाहिए। बहुत जरूरी है ये मोटिवेशन पहुंचना। कारण तो हम सब जानते हैं, लेकिन इससे एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है, तरीका मिलता है। 2-3 कारण साहब ने बहुत अच्छे बताए हैं कि जमीन हर साल बोई जाती है तभी फसल काटी जाती है। एक साल बोकर 10 साल नहीं काटी जा सकती। मात्र गन्ना की एक ऐसी फसल है कि उसको एक साल बो दिया जाता है, 3 साल काट लिया जाता है। और एक 100 किलो दूध में से 10 किलो शुद्ध देसी घी निकालना, ये साहब ने बहुत अच्छे उदाहरण बताए हैं। मोटिवेशन सब तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है। और सभ्य सत्ता से आज का हम कार्यक्रम खत्म करते हैं। मुझे आज सोचने पे इसलिए मजबूर होना पड़ा कि हमारे जो अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई थी, वह साथी भी आज नहीं जुड़े। जिनको संचालन की जवाबदारी दी गई थी, वह साथी भी आज नहीं जुड़े। तो मैंने सोचा कि आज हम पूछताछ कर ही लेते हैं कि कारण क्या हो सकता है। और इत्तेफाक से धीमान साहब भी नहीं जुड़ पाए, तो फिर ऐसा लगा पूछना अनिवार्य है। तो सभी साथियों के मैं माइक ओपन करने की अनुमति करता हूं। सभी साथी अपना माइक ओपन करें और आज के कार्यक्रम को सभ्य सत्ता से हम